के बीच में कुछ नहीं है। ये बात जब उसने कहा तो मुझे महसूस हुआ कि वो शब्द नहीं बल्कि एक नकार था जो मेरे सीने में किसी तीर की तरह चुभ गया था। कैमजोन, तुम दोनों एक साथ थे, पर फिर भी तुमने ऐसा कहा जैसे हमारी सारी यादें एक झूठ थीं, जैसे हमारे बीच बिताया गया हर लम्हा एक धोखा था। और अब जब तुम विद्या जी का ध्यान रखने के बहाने इस घर में रुकना चाहती हो तो मुझे समझ आता है कि ये महज एक बहाना नहीं बल्कि एक साजिश है, एक कोशिश है इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की या फिर पूरी तरह से मिटा देने की। विद्या जी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी फैमिली है। उनका दर्द मेरा भी दर्द है। उनका आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी मायने रखता है। लेकिन तुम अब भी वही कर रही हो जो तुम हमेशा करती आई हो, सब कुछ अपने पक्ष में करने की कोशिश। तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं और देखता रहूं कि कैसे मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने मुझसे छीनी जा रही है। पर मैं अब चुप नहीं रहूंगा। नहीं, तुम मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती हो और तुम भी भैया को मुझसे नहीं छीन सकती। वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है, वो मेरा भी सहारा है, मेरा भी परिवार है। जिस अंशुमन को मैं अपने दिल की हर बात बिना कहे समझा सकता था, आज वही मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों में झांकने से भी कतरा रहा है। क्या ये वही रिश्ता है जो हमने सालों से पाला था और अब जब तुमने उसे मेरे खिलाफ कर दिया है तो मुझे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करूं। अंशुमन, तुमने मेरे भैया को हाथ कैसे लगाया? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुमने कभी सोचा कि किसी की भावनाएं कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं? क्या तुम जानती भी हो कि जब कोई अपने भाई को अपनी बहन से दूर होते देखता है तो वो कैसा महसूस करता है? हाँ, झगड़ा अंशुमन जी ने शुरू किया था, लेकिन उसका अंत अब भी तुम दोनों के हाथों में है। भाभी, आप ऐसे करिए कि भैया से सॉरी बोलिए। सॉरी एक छोटा शब्द है, पर उसका असर तब होता है जब दिल से निकले। दिल से नहीं तो वो सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। अगर आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहती हैं तो अपने घमंड को छोड़िए और साबित करिए कि आपकी मौत हो चुकी है। मतलब ये नहीं कि आप सच में मर जाएं, बल्कि ये कि उस अहंकार, उस आत्ममोह, उस झूठी खुददारी को खत्म कर दें जो इस रिश्ते को तोड़ रही है। और तब जाकर हो सकता है कि शायद भैया फिर से आपकी आंखों में वो भरोसा देख पाए जो कभी उनकी दुनिया था। अरमान, माया मिल गई है और वो सेफ है, लेकिन क्या उसकी सेफ्टी ही सब कुछ है? क्या उसका टूट चुका दिल, उसकी टूटी हुई मुस्कान, उसका खामोश चेहरा आपको नहीं दिखता? थैंक गॉड कि वो जिंदा है, लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम है? क्या उसकी आंखों में जो आंसू पलकों के पीछे छुपे हैं वो आपको नहीं दिखाई देते? क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी ये हालत किस वजह से हुई? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या आपकी वजह से कोई इतना अकेला हो सकता है कि वो अपने ही घर में अजनबी बन जाए? संगीत बज रहा है, लेकिन उस संगीत में अब मिठास नहीं है। अब हर सुर में एक कराह है, हर ताल में एक टूटा रिश्ता है, हर धुन में एक अधूरी कहानी है। ये कहानी अब किसी एक की नहीं रही, अब इसमें हम सब शामिल हैं। अब ये सिर्फ भाभी और भैया का मसला नहीं रहा, ये अब हमारा परिवार का इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में अगर हमने एक दूसरे की आंखों में झांककर सच ना देखा तो हम सब हार जाएंगे। इस घर की दीवारें जो कभी हमारे हंसने की गूंज से गूंजती थीं, आज वहां सन्नाटा बसता है। जहां कभी हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते थे, वहां अब अलग अलग कमरों में बिखरे दिल बैठे हैं। कोई किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन सबके अंदर ज्वालामुखी फूट रहे हैं। किसी के भीतर पछतावा है तो किसी के अंदर गुस्सा, किसी की आंखें नम है तो किसी का चेहरा पत्थर बन चुका है। और इस सब के बीच खड़ी है एक लड़की जो अपने परिवार को टूटता देख रही है और चाहती है कि कोई एक इंसान उस टूटन को रोक दे, कोई एक इंसान वो दीवार बन जाए जो रिश्तों को बिखरने से बचा ले। लेकिन हर कोई अपनी जगह अड़ा है। किसी को अपने अहंकार की चिंता है, किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की, किसी को ये डर है कि कहीं उसकी इज्जत न चली जाए, और किसी को सिर्फ ये लग रहा है कि माफी मांगना कमजोरी है। पर सच ये है कि माफी मांगना ताकत होती है, क्योंकि वो दर्शाता है कि हम रिश्ते को अहम से ऊपर रखते हैं। लेकिन अगर आज किसी ने वो कदम ना बढ़ाया तो ये घर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, ये रिश्ते हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे, और जो कभी खुशियों से गूंजता था वो घर सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाएगा। इसलिए आज अगर कोई भी एक इंसान अपने अंदर की आग को बुझाकर सच्चे दिल से एक शब्द कह दे, माफ करना, तो शायद फिर से सब कुछ जुड़ सकता है। शायद फिर से भैया और भाभी एक साथ बैठ
सके। शायद फिर से विद्या जी की आंखों में सुकून हो, शायद फिर से अंशुमन अपनी बहन से बिना डर के बात कर सके, और शायद फिर से ये घर एक घर बन सके जहां प्यार हो, जहां समझदारी हो, जहां रिश्ते हो और जहां कोई मजबूरी ना हो, सिर्फ अपनापन हो। तुम सब लोग सिर्फ बाहर से देख रहे हो, तुम्हें अंदर की सड़ांध नजर नहीं आती क्या? क्या तुम सबको दिखता नहीं कि वो लड़की जो दिन रात इस घर के लिए खुद को मिटा रही थी, आज खुद मिट चुकी है? क्या किसी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा है कि वहां कितना दर्द, कितना अंधेरा, कितना अकेलापन जमा हो गया है? वो मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं, बस एक आदत है जो उसने ओढ़ रखी है ताकि तुम सबको लगे कि सब ठीक है, लेकिन सब कुछ टूट चुका है। विद्या जी जो कभी इस घर की आत्मा हुआ करती थीं, अब सिर्फ एक शरीर बन चुकी हैं जो एक एक पल अपनों के लिए तड़प रहा है। लेकिन कोई पास आकर उनके माथे पर हाथ रखकर नहीं पूछता कि माँ आप ठीक हो? क्या आपको नींद आती है? क्या आपको डर लगता है जब आप कमरे में अकेली होती हैं? क्या आपको दर्द होता है जब आपके अपने एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं? क्या आपको तकलीफ होती है जब आप सबका चेहरा देखकर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि ये घर दोबारा पहले जैसा बन जाए? लेकिन ना कोई देखता है, ना कोई सुनता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं। जो भाभी कभी इस घर को अपने मायके से भी ज्यादा प्यार करती थीं, आज वही भाभी साबित करने में लगी हैं कि वो कभी थी ही नहीं। तुम्हारी नजरों में अगर माफी मांगने से उनका अस्तित्व मिटता है तो वो मिट जाने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी की नजरों में झुक जाने से खुद को साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा दिल बड़ा किया होता तो वो देख सकती थीं कि उनके एक सॉरी से इस घर की दरार भर सकती है। लेकिन उन्होंने भी अपनी जिद को अपने रिश्ते से बड़ा बना लिया, और भैया जो कभी सबके लिए ढाल बनकर खड़े रहते थे, आज वो खुद टूट चुके हैं, और उनकी आंखों में जो खालीपन है वो किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि सबको यही लगता है कि जो बाहर से चुप है वो भीतर से भी शांत होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जो आदमी खुद को बिखरने से रोक रहा है वो दरअसल हर रोज मर रहा है। और उस अंशुमा का क्या, जो सबकी लड़ाई के बीच खुद को खोद जा रही है, जो अपनी भाभी को बचाना चाहती है लेकिन साथ ही अपने भैया को भी खोना नहीं चाहती, जो चाहती है कि कोई एक इंसान सामने आए और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं जो कह सके कि ये सब सिर्फ एक फेज है और ये भी बीत जाएगा, क्योंकि अब सब अपने घमंड में डूब चुके हैं, और ये घमंड उन रिश्तों को निगल रहा है जिन्हें बनाने में बरसों लगे थे। इस घर की दीवारों ने सब कुछ देखा है। वो पहली हंसी जब भाभी इस घर में आई थीं, वो पहला झगड़ा जब भैया ने गुस्से में दरवाजा बंद किया था, वो चुप्पी जब किसी ने किसी को माफ नहीं किया, और वो आंसू जब कोई अकेले कमरे में बैठकर टूट गया। और आज ये दीवारें फिर से सब देख रही हैं, एक और दरार, एक और तकरार, एक और जिद जो शायद इस घर को बिखेर कर रख देगी। लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई भी वो पहला कदम नहीं बढ़ा रहा जो एक खामोशी को खत्म कर सके, जो एक चीख को आवाज दे सके, जो एक दर्द को मरहम दे सके। और अगर अब भी कोई नहीं आया तो शायद ये घर सच में खामोश हो जाएगा। फिर यहाँ कोई संगीत नहीं बजेगा, फिर यहाँ कोई त्योहार नहीं होगा, फिर यहाँ कोई हल्की सी हंसी भी नहीं गूंजेगी, क्योंकि हर रिश्ता जो बेमतलब की लड़ाई में उलझा हुआ है वो धीरे धीरे दम तोड़ देगा, और फिर कोई भी किसी को दोष नहीं दे पाएगा, क्योंकि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। और उस लड़की की आंखें जो आज उम्मीद से सबको देख रही हैं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, और उसकी खामोशी सबके लिए एक श्राप बन जाएगी कि जब कोई रो रहा था तब कोई सुनने नहीं आया, जब कोई टूट रहा था तब किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, जब कोई बिखर रहा था तब किसी ने उसे समेटने की कोशिश नहीं की। और फिर उस दिन तुम सब लोग इस घर में बैठकर यही सोचोगे कि काश किसी दिन माफ कर दिया होता, काश उस दिन एक बार गले लगाया होता, काश उस दिन एक बार किसी की बात सुन ली होती। लेकिन तब तक वो सब सिर्फ काश रह जाएगा, क्योंकि तब न रिश्ता बचेगा न रिश्तेदार, और जो बचेगा वो होगा एक खाली मकान जिसमें सिर्फ सिसकियां गूंजेंगी और दीवारें चीखेंगी कि यहाँ कभी एक परिवार था, लेकिन अब सिर्फ यादें हैं।